हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेस बुलंदशहर में फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू हमारी एक सीरीज चली थी, लेकिन अब कुछ दिन के लिए हमने गैप कर दिया था उसमें। लेकिन अब हमारी पर डे कंटिन्यू सीरीज चलेगी और एक वीडियो मेरे द्वारा एक क्लास करा दी जा करेगी रोज़ाना पर डे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जुड़े रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो अब हमारी कंटिन्यू एक वीडियो रोज़ाना पर डे आ करेगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगे करे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, आपको जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो उससे संबंधित, वीडियो से संबंधित, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। निश्चित ही हम उसमें सुधार किया जाएगा, हमारे द्वारा उसमें निश्चित ही सुधार किया जाएगा, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, चलिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो ये देखिए, भारतीय भूगोल के अंतर्गत, ठीक है, भूगोल के अंतर्गत ये पहली क्लास है और फर्स्ट क्लास है मेरी ये, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने क्लास डाल दी थी इसमें, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की। तो भारत का सामान्य परिचय क्लास फर्स्ट है ये, ठीक है। तो भारत का सामान्य परिचय शुरू करेंगे हम इसके नामकरण को लेकर के। किसको करेंगे जी? नामकरण, यानी भारत का नामकरण क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के नामकरण को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल, अनंत काल से बना हुआ है, ठीक है। प्राचीन काल से ही भारत बना हुआ है। और भारत की खोज देखिए 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा नहीं की गई थी, वो इसके समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो इसलिए वहाँ पर कुछ वहाँ पर गलत है वो। तो आप याद रखना कि भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज करी गई थी, ठीक है, जो इसको यूरोप से जो जोड़ता है, इसके समुद्री मार्ग की खोज करी गई थी 1498 में। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। चलिए, तो शुरू करें नामकरण को लेकर के। देखिए, भारत के अगर हम नामकरण की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? नामकरण की बात करें, तो भारत को कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो इसे उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप। अब देखिए, उपमहाद्वीप की संज्ञा इसे क्यों दी जाती है? सबसे पहले इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? देखिए, भारत तीन तरफ से, ठीक है, भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, महासागरों से घिरा हुआ है, तथा एक तरफ हिमालय से घिरा हुआ है। इस कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो तीन तरफ, ठीक है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण, समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगर देखिए दूसरे नाम की अगर हम बात करें इसके कि दूसरा नाम क्या है इसका, तो दूसरा नाम की बात करें तो इसको कहते हैं हम आर्यव्रत, ठीक है। क्या कहते हैं? आर्यव्रत के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। आर्यव्रत के नाम से भी इसे जानते हैं। भारत को आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। अब आर्यव्रत के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, ऐसा हुआ था कि जब आर्य भारत आए, ठीक है, आर्य भारत कब आए थे? तो वैदिक सभ्यता चली थी, तो आर्य जो भारत आए थे 1750 बीसी में। कब आए थे जी? आर्य भारत आए थे 1750 बीसी में। और जब आर्य भारत आए तो अपने जिन्होंने यहाँ पर आकर के एक संस्कृति, एक सभ्यता का निर्माण किया। उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। क्या था जी? वैदिक सभ्यता। तो आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किया और वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी आपके कहाँ तक? एक दो समय चले थे इसके। एक था ऋग्वैदिक काल। क्या था जी? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो यहाँ पर दो समय चलते हैं, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये समय चलता है आपका 1500 ईसा पूर्व से, क्योंकि इनको कम से कम 250 वर्ष लगे थे अपने आप को यहाँ स्थापित करने के लिए, ठीक है, एक सभ्यता का निर्माण करने के लिए कम से कम इन्होंने यहाँ पर 250 वर्ष लगे थे। क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है, इतिहास के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि 2500 बीसी से लेकर के, ठीक है, कहाँ से? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक, ठीक है, एक सभ्यता चलती है भारत में, जिसे कहते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं जी? हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से उसे हम जानते हैं, ठीक है, याद रखना, उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये देखिए क्या कहते हैं, ये वाली जो सभ्यता के जो कालक्रम था, ठीक है, एक व्यक्ति थे, नाम था इनका डीपी अग्रवाल। उनके अनुसार ही सभ्यता को इसका सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया गया था। लेकिन अगर हम कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर देखें, कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, तो इस सभ्यता का जो कालक्रम बताया है वो 2500 से लेकर के, कहाँ से? 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, ठीक है। अभी मैं आर्यव्रत को समझाने के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं, चलिए देखिए।
तो ऋग्वेदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक समय अवधि चलती है इसकी, 1000 बीसी तक। वहीं उत्तर वैदिक काल की समय अवधि की बात करें तो ये समय अवधि कहाँ से चलती है, 1000 बीसी से लेकर के, ठीक है, 600 बीसी, ये उत्तर वैदिक काल की समय अवधि चलती है। अब हुआ क्या था, जब आर्य भारत आए, तो आर्य जब भारत आए थे तो इन्होंने, देखिए ये जो पूरा क्षेत्र था, पंजाब वाला जो पूरा क्षेत्र और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र था पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और आपके, ठीक है, ये जो पूरा ऊपर वाला क्षेत्र था ये सप्त सिंधु के नाम से कहलाता था। जब आर्य भारत आए तो इन्होंने सबसे पहले अपना जो निवास स्थान बनाया था इसी सप्त सिंधु प्रदेश को बनाया। और जब इन्होंने इसी सप्त सिंधु को अपना निवास स्थान बनाया तो ये कहलाया था सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। लेकिन आर्य जो शुरुआत में यहाँ पर आके बसे 1750 बीसी में, और 1500 में जब इन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, आर्यों की वैदिक सभ्यता कहते हैं, इन्होंने इसका निर्माण कर लिया। और धीरे धीरे जिस प्रकार से आर्यों ने गंगा और यमुना का तरफ विस्तार किया, कहाँ पर जी, जब आर्यों ने गंगा व यमुना, कहाँ जी, गंगा व यमुना, ठीक है, गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र में जब इन्होंने विस्तार कर लिया था, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो ये क्षेत्र कहलाया था ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या कहलाया था जी, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश या ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहलाया था। यानी वह क्षेत्र जहाँ पर आर्यों ने, ठीक है, अधिकार कर लिया था, यानी गंगा और यमुना नदी के दोआब वाला क्षेत्र जिस पे आर्यों का कब्जा हो गया था, तो इस कारण वो क्या कहलाया था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहलाया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इतिहास के अंतर्गत कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखना गंगा और यमुना के दोआब वाला बीच का क्षेत्र, ठीक है। पंजाब से लेकर के, यानी इस उत्तरी वाले भाग से लेकर के गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र तक का जो विस्तार था यही कहलाया था आपके सबसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश। उसके बाद जब आर्यों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया तो वो कहलाया था आर्यव्रत, ठीक है। आर्य उससे बढ़कर के आगे चलते चले गए, और आर्य जब आगे बढ़ते चले गए थे तो आर्य ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो आर्यों के पूरे भारत पर कब्जा करने के कारण ही यह कहलाया था आर्यव्रत। क्या कहलाया था जी, ये आर्यव्रत के नाम से जाना गया था, ठीक है। किसके, जब आर्यों ने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था तो ये किस नाम से कहलाया था, किससे, आर्यव्रत के नाम से। चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि नामकरण आता है, भारत का नामकरण किस प्रकार से भारत का नामकरण हुआ, ठीक है। तो जब आर्यों ने, ठीक है, जब आर्यों ने संपूर्ण भारत पर कब्जा किया तो यह किस नाम से कहलाया था, तो यह आर्यव्रत के नाम से कहलाया, ठीक है। अब देखिए इसका नाम भारत क्यों पड़ा, भारत नाम का उल्लेख क्यों मिलता है, इसके हम भारत नाम की अगर उल्लेख की बात करें तो भारत नाम इसका क्यों पड़ता है, ठीक है। देखिए भारतवर्ष, इसके हम तीसरे नाम की जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से। किससे जी, भारतवर्ष के नाम से, ठीक है, भारतवर्ष के नाम से भी हमें जानते हैं इसे। तो देखिए भारतवर्ष इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने सुना होगा ऋषभदेव कौन थे, तो ऋषभदेव के पुत्र, ठीक है, ऋषभदेव के पुत्र, ठीक है, भरत के नाम पर, ठीक है, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही इसे भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसे ऋषभदेव कौन थे, तो ऋषभदेव जैन, ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। किसके थे जी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। और इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत, और भरत के नाम पर ये भारत की भूमि कहलाई गई, और भारत भूमि बाद में भारतवर्ष के नाम से कहलाया गया, ठीक है। उसका एक नाम का उल्लेख मिलता है हिंदुस्तान। अब ये देखिए हिंदुस्तान नाम का भी उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान सबसे पहले इसी को किसने कहा था, तो हिंदुस्तान की बात करें तो देखिए हिंदुस्तान की जब बात करें कि हिंदुस्तान इसे किसने कहा था, ठीक है, तो हिंदुस्तान, ठीक है। देखिए जब ईरानी भारत आए, कब आए थे जी, ईरानी भारत आए, मैं बताऊं, देखिए ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा। क्यों कहा ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान, देखिए जब ईरानी भारत आए थे, ईरानी कब भारत आए थे, देखिए ईरानी साम्राज्य की जो स्थापना होती है, ईरानी साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, साम्राज्य की स्थापना वो 600 बीसी में होती है। कब होती है जी, 600 बीसी में। लेकिन
एक शासक आता है, आपने सुना होगा साइरस, ठीक है, क्या नाम है इसका, साइरस, ठीक है, आपने एक शासक का नाम सुना होगा साइरस, ठीक है, साइरस द्वितीय, ठीक है, नाम था इसका साइरस द्वितीय। ये अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है, 558 BC में। कब करता है जी, 558 BC में ये ईरानी साम्राज्य की स्थापना करता है। और इसी ईरानी साम्राज्य को हम हक्कामनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो ये स्थापना करता है कब, 558 BC में। तो ये भारत पर आक्रमण करता है लगभग कम से कम 554 या 56 BC के आसपास, 554 या 56 BC के आसपास ये भारत पर आक्रमण करता है। भारत का पर आक्रमण करता है, असफल आक्रमण करता है और भारत के कपीसा नगर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। कपीसा वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है, कपीसा नगर, इस नगर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। जब ये ईरानी भारत आए तो ये इस वाले क्षेत्र में आए थे। कहाँ आए थे जी, इस वाले क्षेत्र में। और आपने सामने तो देखा होगा कि यहाँ से एक नदी निकल के जाती है जिसे कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं, सिंधु नदी। और कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो जब ये ईरानी भारत आए तो ये कहाँ पर आए थे, सिंधु नदी वाले क्षेत्र में आए। और इन्होंने ये जो सिंधु नदी के क्षेत्र में आए, सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में आए, तब इन्होंने ये क्या कहते थे, ये सै को है कहते थे। क्या कहते थे, सै को है कहते थे। इसलिए सै का उच्चारण ये है से करते थे, तो इसलिए इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। क्या कहा जी, सिंधु को हिंदू कहा और इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। यानी सिंधु क्षेत्र का वह स्थान जहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो इन्होंने सिंधु वासियों को हिंदुस्तान कहा, ठीक है। यानी सिंधु के स्थान में जो लोग रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा था हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। तो ईरानियों ने इसका उच्चारण, ईरानी सै की जगह क्या करते थे, है का उच्चारण करते थे। इसलिए इसका नाम जो रखा गया था वो क्या रखा गया था, हिंदुस्तान रखा गया। तो याद रखना हिंदुस्तान, ठीक है। चलिए, तो ईरानियों के द्वारा, ठीक है, ईरानियों के द्वारा सै का उच्चारण है करने के कारण, ठीक है, इसे हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है। देखिए, इसका एक नाम और भी मिलता है। अगर हम बात करें तो देखिए, इसे जम्बू द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जम्बू द्वीप, तो आप जम्बू द्वीप भी याद रखना, जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप के नाम से क्यों जानते हैं इसे, देखिए, ये जो नाम मिलता है इसका, जम्बू द्वीप नाम का जो उल्लेख मिलता है, जम्बू द्वीप नाम के उल्लेख की अगर हम बात करें कि जम्बू द्वीप नाम का उल्लेख इसका क्यों मिलता है, तो देखिए, ये जो जम्बूद्वीप नाम का जो उल्लेख मिलता है, ये इसलिए मिलता है, भारत का नाम, इसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे जम्बूद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो जैन ग्रंथ, ठीक है, जैन ग्रंथों एवं बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, याद रखना। अब देखिए, इसका एक नाम और मिलता है जो सबसे, ठीक है, जो सबसे इसका प्रचलित नाम है और संविधान में इसकी अनुमति भी दी गई है, उसी नाम का उल्लेख भी मिलता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो कौन सा नाम है इसका, तो वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों के द्वारा सिंधु को इंडस कहा गया, ठीक है। तो इंडिया नाम का जो उल्लेख मिलता है, तो याद रखना इंडिया, ठीक है। छठा नाम जो आता है इसका इंडिया, ठीक है, इंडिया। देखिए, यूनानियों ने, ठीक है, यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा, ठीक है जी, सिंधु को इंडस कहा और इसलिए इसका नाम पड़ा था इंडिया, ठीक है। तो यूनानियों के अनुसार यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा और इस कारण इसका नाम पड़ा गया था इंडिया। अब देखिए, यूनानी कब आए, ठीक है, आपने सुना होगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो बता देता हूँ एक बार फिर से, यूनानी, ठीक है, यूनानी जो थे ये मकदूनिया प्रांत, ठीक है, आपने सुना होगा, यूनान के मकदूनिया प्रांत, ठीक है, मकदूनिया
प्रांत का शासक था, नाम था इसका फिलिप द्वितीय। शासक नाम था इसका फिलिप द्वितीय, ठीक है, फिलिप द्वितीय इसका नाम था। और फिलिप द्वितीय का एक पुत्र था, नाम था इसका, क्या नाम था, सिकंदर, ठीक है। और सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 326 बीसी में। कब किया था जी? 326 बीसी में। 326 बीसी में उस समय भारत में जो वंश चल रहा था वो नंद वंश चल रहा था, और नंद वंशों के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था और भारत को जीत नहीं पाया था, तो वो पूरे विश्व को जीत गया था लेकिन भारत में आकर के रुक गया था। 326 बीसी की वो बात है। तो वह समय जो वंश था भारत में वो नंद वंश था। और जब ये यूनानी भारत आए तो यूनानियों ने इस इंडस, ठीक है, सिंधु को इंडस कहा और इसलिए इसका नाम पड़ गया था इंडिया। चलिए, तो नामकरण को लेकर के बात हो गई कि क्यों इनका नाम पड़ा था, किस चीज़ को लेकर के उल्लेख है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका विस्तार देख लेते हैं, भारत का उत्तर दक्षिण इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए भारत, आप थोड़ा सा इधर समझिए, थोड़ा सा इधर की इधर की तरफ देखिए, ये है पृथ्वी, मान लीजिए इसको, ये पृथ्वी है। और 0 डिग्री देशांतर जो है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर भारत को 2 भागों में काटता है। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है ये, ठीक है, ये अक्षांश है ये, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा है ये। और भूमध्य रेखा अगर पृथ्वी के बीच से जाए, ठीक है, तो ये भारत को ये पृथ्वी के बीच से जाए तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध, इसको ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। देखिए गोलार्ध, इसका जब बात करें ये उत्तर वाले भाग में है, तो उत्तरी गोला अर्ध यानी गोले का आधा भाग, तो गोलार्ध। दक्षिणी में है दक्षिणी गोला अर्ध आधा गोला भाग है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे, अगर हम इसको देखिए अक्षांश का आधार बांट दें और इसको हम देशांतर के आधार पर ऐसे कर दें, ठीक है, तो देशांतर जो होता है ये 90 डिग्री वाला जो होता है, 90 डिग्री, ठीक है, देशांतर होता है। अब हम भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत कहाँ स्थित है? भारत यहाँ स्थित है, ठीक है, भारत यहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हम क्या कहेंगे कि भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो देखिए कहाँ पर करेंगे, हम पूर्वी वाले भाग की बात करेंगे। कहाँ पर बात करेंगे? पूर्वी वाले भाग की बात करेंगे। तो पूर्वी अक्षांश से लेकर के पूर्वी अक्षांश तक, पूर्वी देशांतर से लेकर के पूर्वी देशांतर तक, ठीक है, याद रखना। तो ये जो हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए इधर है हमारा पूरब, इधर पड़ता हमारा पूरब, ठीक है, इधर पड़ता हमारा पश्चिम, ठीक है, इधर पड़ता हमारा उत्तर, ठीक है, उत्तर, और ये हमारा पड़ता है दक्षिण, ठीक है। तो याद रखना, गोलार्धों की बात करें तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारा दक्षिणी है, ये क्या है, उत्तरी है, ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। और हम भारत की अगर कंडीशन की बात करें कि स्थिति कहाँ पर इसकी कंडीशन है, स्थिति क्या है, ठीक है, देखिए ये जो पूरा भाग है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध है, क्योंकि हम इसको देखें तो इधर पूर्वी गोलार्ध है, इधर पश्चिमी गोलार्ध है। अगर हम अक्षांश के आधार पर देखें तो देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर हम अक्षांश से विस्तार की बात करें तो देखिए अक्षांश से विस्तार कितना हो जाएगा, भारत 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर के, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है जी, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश तक स्थित है, ठीक है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश, ठीक है, पूर्वी अक्षांश है ना, ये रहा पूर्वी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश तक स्थित है, क्योंकि ये पूरब में पड़ता है। उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये रहा, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर, ये भी विस्तार है इसका। वहीं भारत की इधर कंडीशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या पड़ेगा आपको, ठीक है, तो भारत यहाँ पे जो पड़ेगा, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसको लेंगे हम इधर देशांतर, क्योंकि ये जो रेखा होती है देशांतर होती हैं, क्या होती हैं, ये रेखा देशांतर होती हैं, ये वाली जो रेखा होती हैं देशांतर होती हैं, और इस प्रकार से बड़ी होती चली जाती हैं, ये रेखा देशांतर होती हैं, ठीक है,
ये देशांतर रेखा होती हैं, ये ऐसे मिलती हैं आगे जा कर के, ये देशांतर रेखा होती हैं और ये अक्षांश रेखा होती हैं। तो हम देशांतर की बात करें भारत की, तो देखिए भारत देशांतर में कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 68 डिग्री, कितना हो जाएगा जी 68 डिग्री यानी 68। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आप ये अपने नोट तो कर लिया होगा ये, ठीक है। चलिए आप नहीं करा हो तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए ठीक है, देखिए भारत 68 डिग्री, ठीक है 7 मिनट। तो भारत कहाँ पर है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कहाँ तक स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश तक स्थित है। ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है, ठीक है। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी आके देखिए अभी आप, ठीक है। देखिए ये सिंधु नदी है, मैंने सिंधु नदी दिखाई थी आपको, ठीक है। कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर लंबाई है, 2800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। कभी कभी 2910 किलोमीटर भी लंबाई इसकी हो जाती है, ठीक है। देखिए अब हम करते हैं इसका उत्तर से दक्षिण, इसका कहाँ से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसे कितना विस्तार है इसका, और पूरब से पश्चिम इसका कितना विस्तार है। ये पूरब से पश्चिम है। तो देखिए अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें, पूरब से पश्चिम की बात करें तो आपने देखा होगा, ठीक है, कितना है ये है आपके 2933 2933 किलोमीटर, ठीक है। कितना है 2933 किलोमीटर इसका विस्तार होता है। कहाँ से, पूरब से लेकर के पश्चिम जो इसका विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर इसका विस्तार होता है, ठीक है। 2933 किलोमीटर इसका विस्तार होता है। वहीं अगर हम उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा आपके 3214 किलोमीटर, 23214 किलोमीटर, ठीक है। यानी उत्तर से अगर हम दक्षिण के विस्तार की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 3214 किलोमीटर, और वहीं पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर इसका पूरब से पश्चिम विस्तार है। अब इनको पूर्वी बिंदुओं को और दक्षिणी बिंदुओं को, उत्तरी बिंदुओं को क्या कहा जाता है, तो देखिए ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है किबुथु, किबीथु या किबुथु, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है किबुथु, क्या है जी, किबुथु, किबुथु। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये जगह है किबुथु। तो उत्तर में यानी पूरब में किबुथु से लेकर के, ठीक है, पूरब में किबुथु से लेकर के पश्चिम में, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है गोरमोता। क्या पड़ता है जी, गोरमोता, गोरमोता या गोरमोती, ठीक है, गोरमोता। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है जी, गुजरात में, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है, देखिए भारत स्थित है, सॉरी भारत की पूरब से पश्चिम अगर हम विस्तार की बात करें तो भारत अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से लेकर के, ठीक है, गुजरात के गोरमोता तक इसका विस्तार की बात करें तो 2933 यानी 2933 किलोमीटर पड़ता है। वहीं उत्तर से दक्षिण की बात करें, देखिए दक्षिण में जो सबसे मुख्य इसका मुख्य भूमि का बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। तो यहाँ पर पड़ता है मुख्य भूमि पर, यहाँ पर है कन्याकुमारी। क्या है जी, कन्याकुमारी, ठीक है, ये पड़ता है कन्याकुमारी। तो भारत कन्याकुमारी से लेकर के, ठीक है, यानी इसको हम कन्याकुमारी कहते हैं। तो भारत कन्याकुमारी या केप कमोरिन भी इसका नाम है। क्या है, केप कमोरिन, ठीक है। तो भारत केप कमोरिन यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पर 15 पड़ता है इंदिरा पॉइंट। तो ठीक है, कहाँ तक है, इंदिरा पॉइंट तक। तो इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल तक भारत स्थित है। यह है इंदिरा कॉल। क्या है जी, इंदिरा कॉल, याद रखना, इसमें ही थोड़ा कन्फ्यूजन होते हैं, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये जो बिंदु पड़ता है ये पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है, अब लद्दाख में, पहले
लद्दाख, ठीक है। और ये क्या है, ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु यहाँ से लेकर के भारत लद्दाख के यानी कहाँ तक है, इंदिरा कॉल तक स्थित है। और देखिए यहीं पर पड़ता है आपका एक बिंदु पड़ता है, ये तो आपके केप कमोरिन हो गया, ये केप कमोरिन या कन्याकुमारी ये तो स्थलीय पॉइंट है। लेकिन इसके द्वीप की बात करें कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। नाम है इसका इंदिरा पॉइंट। क्या है जी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का सबसे स्थलीय दक्षिणतम बिंदु कौन सा है स्थलीय, देखिए स्थलीय की बात करी गई है तो वो हो जाएगा केप कमोरिन, ठीक है, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में पड़ता है। 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश होता है इसका, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट पे पड़ता है और यहीं पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए ये तो था आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार। अब थोड़ा सा सामान्य सी बात कर लेते हैं भारत की, कि भारत की सामान्य से परिचय की, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितनी इसकी कहाँ से कहाँ तक इसकी रेखा किस देश के साथ इसकी कितनी सीमा साझा होती है। तो देखिए ये देखिए, ये जो है सबसे ज़्यादा इसी के साथ होती है 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ कितनी होती है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, बढ़ी हुई भी है, 4096 पॉइंट कुछ है ये, ठीक है। तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ होती है। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए नेपाल, तो नेपाल के साथ देखिए पूरा जो हिस्सा है, ठीक है, ये नेपाल है और इसके साथ यहाँ पे सीमा साझा होती है भारत की, और ये होती है कितना, 1751, ठीक है, 1751 आप याद रखिए किलोमीटर। ये किसके साथ है, नेपाल के साथ, ठीक है। इसके साथ बात करें भूटान के साथ 699 किलोमीटर, ठीक है, इसके साथ होती है 699 किलोमीटर, इसके साथ होती है किसके, भूटान के साथ, ठीक है। अभी लिखूँगा मैं यहाँ पे, आप बस देखते रहिए, ठीक है, भूटान के साथ। अब देखिए चीन की तो आपको पता ही है, चीन के साथ यहाँ से भी लगती है और यहाँ से भी लगती है सीमा, ठीक है। तो ये कितना है, 3488 किलोमीटर चीन के साथ लगती है। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में चीन, ठीक है। तो चीन के साथ कितनी सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर चीन के साथ लगती है, ठीक है। और ये नेपाल है, तो नेपाल के साथ कितनी है, नेपाल के साथ, ठीक है, 1751 है। और ये कितना है, 699 किलोमीटर, ये है भूटान के साथ, क्या है, भूटान के साथ। तो भूटान के साथ सीमा साझा, नेपाल के साथ सीमा साझा। अब बचा क्या हमारा, म्यांमार की अगर बात करें तो ये कितना है, ठीक है, म्यांमार की बात करें तो ये पड़ता है 1634, ठीक है, 1643 किलोमीटर, 1643, ठीक है, 1643 किलोमीटर, ठीक है। किसके साथ लगती है सीमा, ये जो लगती है ये लगती है म्यांमार के साथ, ठीक है। तो याद रखना म्यांमार के साथ, ठीक है। ये पूरा हिस्सा देखिए जो दिख रहा है यही म्यांमार का हिस्सा है, ठीक है, म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कितनी सीमा होती है इसकी, म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है वो 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ होती है। अब आते हैं हमारा इसके अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला सीमा जो साझा होती है वो 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है अफ़गानिस्तान के साथ, किसके, अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। तो याद रखना अफ़गानिस्तान, ठीक है। देखिए ये समय समय पर बदलती रहती है, कहीं 80 किलोमीटर भी होता है ये, कहीं 96 किलोमीटर भी होता है और 106 किलोमीटर भी होता है। लेकिन सामान्यतः ज़्यादा किताबों में जो दे रखी है, बुकों में दे रखी है, वो आपको 106 किलोमीटर दे रखी है। लेकिन आप अच्छे प्रकाशन की बुक पढ़ोगे जैसे कि माजिद हुसैन, ठीक है, और भी बुक्स हैं, तो उनमें आपको 80 किलोमीटर या 96 किलोमीटर के समथिंग में आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो ये जो क्या है कि ये समय समय पर देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा समय समय पर चेंज होती रही है। लेकिन अब जो हमारा सबसे करीबी जो है देखिए यहाँ से लगती है, तो ये जो आप सीमा देख रहे हैं, ये जो सीमा है ये लगती है आपके कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो सीमा है ये लगती है पाकिस्तान के साथ। और इसकी अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ तो देखिए कितनी सीमा साझा होती है, तो 33, ठीक है, 3323, ठीक है, 3323 किलोमीटर इसमें हमारी सीमा साझा लगती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप ये पूरा एकदम सामान्य परिचय चल रहा है, बिल्कुल
इसका सामान्य परिचय। ठीक है, अभी धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊँगा यहाँ पे, आप टेंशन ना लें, मेरे साथ बस जुड़े रहिए, बने रहिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें मोटिवेशन देते रहिए। ठीक है, सॉरी, हमें थोड़ा अब हमें हमारे साथ हमारा सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे और वीडियो बना सकें। और जहाँ भी आपको देखिए कोई भी थोड़ी सी कमी लगे तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, निश्चित ही उस पर सुधार किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कितना है, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। अब देखिए जो पूरा है, इनको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, चलिए स्थलीय सीमा की जो लंबाई बात करें तो अब हम सामान्यतः परिचय देख लेते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। ठीक है जी, क्योंकि आप इनको सब जोड़ोगे, आप 4096 को जोड़ दीजिए, इसको 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 जोड़ दीजिए और इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा जो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा हो जाएगी। ठीक है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई, ठीक है, जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए द्वीपों सहित अगर इसकी बात करें, द्वीपों सहित, किसके लिए, द्वीपों सहित, ठीक है, द्वीपों सहित अगर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, ठीक है, जलीय सीमा की बात करें द्वीपों सहित, ठीक है, द्वीपों सहित जलीय सीमा कितनी हो जाएगी जी, द्वीपों सहित जलीय सीमा की बात करें तो ये हो जाएगी 71, ठीक है, 7122, ठीक है, ये लगभग हो जाएगी आपके 7,000, ठीक है, लगभग 7,000 कितना हो जाएगी जी जलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके 7,000, ठीक है, समथिंग में हो जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, तो 7,122, ठीक है, 22.6 किलोमीटर के समथिंग में हो जाएगी ये। ठीक है, यानी इसकी जो लंबाई है, ठीक है, चलिए अभी जोड़ के अभी बताएंगे। ठीक है, तो 7,516.6, ठीक है, देखिए 7,006 किलोमीटर, शायद इतनी यही है। ठीक है, कितनी है, 7,506 किलोमीटर, ठीक है, इसकी जलीय सीमा की लंबाई है, लगभग इतनी यही। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट, देखिए 7,516.6 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई हो जाएगी, जलीय सीमा, यानी द्वीपों सहित। देखिए कहाँ से, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपकी जलीय सीमा स्टार्ट हो जाती है, ये वाली जो जलीय सीमा है। ठीक है, ये क्या है, ये वाली। ठीक है, देखिए आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे अभी राज्य बताऊँगा कौन कौन से राज्य होते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे, तो ये जो पूरे का पूरा आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये पूरा जलीय सीमा है और यही की लंबाई जो होती है ये होती है 6100 किलोमीटर। कितनी होती है, 6100 किलोमीटर होती है। ठीक है, और देखिए द्वीपों सहित, क्योंकि आप देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है, मिनिकॉय और ये सब जितने भी द्वीप हैं, कुल मिलाकर के छोटे बड़े द्वीपों को सबको मिला दिया जाए तो भारत के जो सीमा की लंबाई हो जाएगी, जलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन संपूर्ण लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी जी, कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई हो जाएगी, आप इसको जोड़ दीजिए 15,200, ठीक है, कितना है 15,000, कितना है जी 15,200, ठीक है, 15,200, ठीक है, प्लस 7,516.6 किलोमीटर, अब इनको मिला देंगे तो हो जाएगा 22,500, ठीक है, कितना हो जाएगा 22,700, कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा 7,516.6, इसको जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर कुल लंबाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 22,716.6, तो 22,716.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी भारत की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई होंगी। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट कराते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
इसको यूँ रहने दीजिए ताकि आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ में आती रहें। ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्या किसकी बात करें जी, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें। देखिए भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है, 32 लाख, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वाला किलोमीटर है। कुल राज्यों की बात करें, कुल राज्य कितने हैं, 28। ठीक है, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। ठीक है, कुल मिलाकर के हो जाएंगे कितने, 36। तो 36 प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। कितनी है जी, 36 प्रशासनिक इकाइयाँ। छत्तीस प्रशासनिक इकाई हैं, यानी 28 + 8 कुल मिलाकर के 36 प्रशासनिक इकाइयाँ हैं भारत की। कितनी है, 36 प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, इससे संबंधित आगे देखिए, तो 36 इसमें प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, कुल मिलाकर के भारत की 36 प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, दुनिया का 7वां, ठीक है, बड़ा देश है। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। जब ये 7वां है तो इससे पहले 6 कौन कौन से हैं, तो देखिए, रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद देखिए यहाँ पर आता अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन, ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारा भारत, प्यारा भारत। ठीक है, दुनिया के 7 बड़े देशों में भारत, ठीक है, 7वें नंबर पे है। ठीक है, ये इनका क्रम है, आप देख सकते हैं, ये पूरा क्रम है, आप चाहे तो इन्हें ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया के 7 बड़े देशों के नाम याद करने की ट्रिक जो है, रुक, चीन, अब भारत। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, रुक, चीन, अब आ भारत, रुक, चीन, अब आ भारत। ठीक है, रुक, चीन, अब आ भारत, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। रुक, रे से हो जाएगा रूस है, रूस, कैसे कनाडा, चे से चीन तो होता ही है, ऐसे अमेरिका, बी से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भै से भारत, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रुक, चीन, अब भारत था। चलिए आगे बात करें इसमें, देखिए भारत के उसकी, देखिए विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत में, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंट कितना है, 2.43% है। जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या की बात करें तो देखिए जनसंख्या जो है भारत की वो कितना है, ठीक है, 17.5% का योगदान है पूरे विश्व का। तो पूरे विश्व की जनसंख्या में 17.5% हमारे भारत का योगदान है, और जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। कब की, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत, ठीक है, दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। यानी पहले नंबर की बात करें तो चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। लेकिन जैसे ही अब जनगणना होगी, अभी जनगणना हुई नहीं है, 2023 चल रही है, अभी कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जैसे जनगणना होगी तो भारत की कंडीशन चीन से भी ऊपर पहुँच जाएगी। तो याद रखना, ये कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देखिए ये जो है आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो दिख रहा है ये है 82.5 डिग्री, ये हमारा क्या है, मानक समय रेखा है। क्या है, तो मानक समय रेखा है ये। ठीक है, तो मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक है,
मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, ऊपर से आइए, ये आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, तो यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद ओडिशा, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा लगता है ओडिशा का, छत्तीसगढ़ और उसके बाद एपी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 82.5 डिग्री, कितना 82 से 1/2 डिग्री से होकर के जाती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और ये मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना है जी? 5 घंटे 30 मिनट आगे है मानक समय रेखा से। ठीक है, किससे? ग्रीनविच समय रेखा से। ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे हमारा समय। ठीक है, अगर वहाँ पे देखिए, अगर वहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे, याद रखना। तो मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये कहाँ से जाती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, और भारत की मानक समय रेखा 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच समय से। आप देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रही है आपको रेखा, यही है आपकी मानक समय रेखा। ठीक है, कहाँ से निकलती है? 5 राज्यों से निकलती है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका भी ध्यान रखना। कहाँ से? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ से नहीं, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ से नहीं है, थोड़ा इधर से ऐसे ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी होकर के जाती है त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 8 राज्यों की बात करें तो देखिए यहाँ पर पड़ता है आपके पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो याद रखना। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, आप चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ मैं। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। ये मैंने थोड़ा इरेज किया है तो इसलिए टाइम थोड़ा कम लगे इस वजह से, और थोड़ी लाइट भी कट चुकी है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा सब अच्छे तरीके से। देखिए 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा जो है ये वाली। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं देखिए। पहला आप गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक मत याद कीजिए इसमें, क्रम से आप भारत के राज्यों को याद रखिए। ठीक है, क्रम से आप भारत के राज्यों को याद रखेंगे तो आपका सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई शॉर्ट ट्रिक मत रखिए इसमें। गुजरात के बाद राजस्थान। क्या है जी? राजस्थान के बाद देखिए आप थोड़ा सा इधर को जाइए, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा और अगला जो पड़ता है वो पड़ता है मिजोरम। क्या पड़ता है? मिजोरम। ठीक है जी, अगला है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, जब ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है तो आप देखेंगे कि इसकी जो जलवायु है, जलवायु भी कैसी हो जाती है? मानसूनी जलवायु हो जाती है। तो भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी होती है? भारत की जलवायु जो होती है वो मानसूनी जलवायु होती है। ठीक है, अधिकांश जो जलवायु है भारत की, ठीक है,
जलवायु जो है, ठीक है, जलवायु अधिकांशतः मानसूनी है। कैसी है जी? मानसूनी। तो भारत की जो जलवायु अधिकांशतः मानसूनी है, लेकिन अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर वाली जो जलवायु है भारत की वो पड़ जाएगी उपोष्ण। ठीक है, कैसी पड़ जाएगी? उपोष्ण या कोष्ण शीत कटिबंधीय। ठीक है, तो उपोष्ण शीत कटिबंध, उपोष्ण शीत कटिबंधीय जलवायु भारत की, यानी इस वाले क्षेत्र की जो ये वाली जो क्षेत्र की जलवायु है ये उपोष्ण शीत कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। और नीचे वाली जो जलवायु है वो कैसी हो जाएगी? वो जो हो जाएगी नीचे वाली उष्ण कटिबंधीय। कैसी हो जाएगी? नीचे वाली जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत की, क्योंकि कर्क रेखा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इस बीच वाला इरेज कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें सब आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं भी लिखने वाला हूँ ना, इस वजह से मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, इसको बेशक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो रेखा है आपके, ये जो जाती है यहाँ से, ठीक है, ये आपके 8 राज्यों से होकर होती है। तो ये जो जलवायु है आपकी, ये हो जाएगी उपोष्ण शीत कटिबंध। क्या हो जाएगी? उपोष्ण शीत कटिबंध। ठीक है, और नीचे वाली जो आ जाएगी वो आ जाएगी कौन सी? ठीक है, उष्ण कटिबंध है। ठीक है, भारत का जो आकार है, आकार चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। कैसा है जी? चतुष्कोणीय भारत का आकार है। लेकिन इस वाले भारत, इसके आकार की बात करें, देखिए भारत का आकार देखिए आप पहले, भारत का आकार ऐसे हो जाएगा कुल मिलाकर के। आप ऐसा होता है, यहाँ से आप इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो कुल मिलाकर कैसा हो जाएगा? चतुष्कोणीय, यानी 4 कोणों वाला एक आकार हो जाएगा भारत का। ठीक है, इसे हम चतुष्कोणीय आकार कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो भारत का आकार कैसा है? भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। ठीक है, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है जी? चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अब देखिए कुछ रेखाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार भारत की, इनको। ठीक है, तो भारत की रेखाएं देख लेते हैं। तो देखिए ये जो रेखा है भारत की, ये है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ये 1914 में खींची गई थी। ठीक है, 1914 में ये खींची गई थी, 1914 में ये खींची गई थी। और उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार एवं तिब्बत सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था। तिब्बत सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था 1914 में, ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, और जब ये रेखा खींची गई थी तो अब देखिए इसे क्या है, आधिकारिक रूप से जो मान्यता मिली थी वो 1937 में मिली थी। तो 1937 में आधिकारिक रूप से इसे मान्यता मिली थी। ठीक है, लेकिन इसको चीन मानने से मना कर देता है। चीन कहता है जब ये रेखा खींची गई थी तब हम नहीं थे, हम स्वतंत्र नहीं थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर लड़ाई है। और ये कहता भी है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है ये मेरे ही क्षेत्र का है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में के इसके आसपास एक गाँव बसा दिया था चीन ने। ये तो है आपके मैकमोहन रेखा। ठीक है, 1914 में खींची गई थी। ये जो है इधर भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है इसको बोलते हैं हम रेड क्लिक रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिक रेखा। ठीक है, सर रेड क्लिक, और सर मैकमोहन ने खींची थी रेड क्लिक रेखा। और रेड क्लिक रेखा ये जो खींची गई थी 1947 में खींची गई थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब ये रेखा खींची गई थी। एक रेखा और है जो डूरंड के नाम से जानी जाती है, डूरंड। ठीक है, डूरंड रेखा। ठीक है, सचिव थे उस समय भारत सचिव। और ये जो खींची गई थी ये 1896 में खींची गई थी। ये रेखा कब खींची गई थी? 1896 में। तो 1896 में खींची गई रेखा थी ये। ठीक है, 1896 में ये रेखा खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1896 में। डूरंड उस समय सचिव थे, इन्हीं ने खींची थी। और अब्दुल रहमान जो उस टाइम पे अफगानिस्तान में थे, उनके बीच में अब्दुल रहमान और भारत सचिव डूरंड के मध्य समझौता हुआ था। और उस समझौते के तहत 1896 में रेखा खींची गई थी। उस समय जब रेखा खींची गई थी तो उस समय ये रेखा
अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती थी, सॉरी अफ़गानिस्तान और भारत को अलग करती थी, लेकिन आज ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक ये चीज़ें सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, भारत के आकार की हमने बात कर ली, इसके विस्तार की बात कर ली, ठीक है, सब चीज़ की हमने बात कर ली। आगे देखते हैं कुछ और बच रहा है तो। ठीक है, देखिए एक दो चीज़ें देख लेते हैं, जो चीज़ें अगर बच रही हों तो देखिए। हाँ, एक चीज़ें और, ये इसमें मैंने बताया था यहाँ पे कि जो 6100 किलोमीटर है इसकी तटीय रेखा की लंबाई, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है, तटीय सीमा रेखा। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो आंध्र प्रदेश को लगा देते हैं, कभी कभी तमिलनाडु को लगा देते हैं। तो देखिए गुजरात राज्य की जो रेखा है, गुजरात, ठीक है, गुजरात राज्य के, गुजरात राज्य की जलीय सीमा रेखा सबसे बड़ी है। ये लगभग 1200 कुछ के समथिंग में है। कितना है? 1214 के 14.7 के समथिंग में है। कितना है? 1214, कितना है? 1214.7 किलोमीटर के समथिंग में है। और सबसे छोटी जो तटीय रेखा है, सबसे छोटी जो रेखा है उसका नाम है गोवा। ठीक है, गोवा राज्य की है। कौन सी की है? गोवा राज्य। तो गोवा राज्य की सबसे छोटी रेखा है, कितनी है? मात्र 151 किलोमीटर। याद रखना, मात्र 151 किलोमीटर। ठीक है, तो 151 किलोमीटर मात्र इसकी, ठीक है, 151 किलोमीटर मात्र इसकी तटीय रेखा की लंबाई है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें, ठीक है, सपोर्ट कीजिए और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। निश्चित ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए कोई भी अगर आपको कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, निश्चित उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, आपको ठीक है, जैसे कि आपको कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी इसको कमेंट करिए, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, डिसलाइक करेंगे तो उससे भी हमारा देखी जाएगी कि हमारी कहीं ना कहीं कुछ कमी चल रही है, उसको निश्चित ही बेहतर सुधार किया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब मैंने पहली बार बोल रहा हूँ क्लास में। ठीक है, नहीं भी कीजिए कोई बात नहीं है, पर हमारी क्लासों के साथ आप जुड़े रहिए। बस सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।